दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपको अपनी यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी क्लास 10th वाले दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर 2 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों बता दूं, इससे पहले क्लास 10th का बहुत सारे सब्जेक्टों का जो कि सेटों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो उन सारे वीडियो का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों क्लास 10th के लिए हम लोग देख रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट विषय, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को, और ये आपका 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा दोस्तों। और ये है आपका मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3। इससे पहले हम लोग सेट 1 सेट 2 को कंप्लीट कर दिए है सोशल साइंस का। यहाँ तक कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, हिंदी ए, हिंदी बी और आपका साइंस, इंग्लिश, सभी का सब्जेक्ट का मैं धीरे धीरे सेट अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे सेटों का सॉल्यूशन करके। साथ में आपको पीडीएफ भी दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो की ओर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और बाद में आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करके इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, टाइम की बात करें तो आपको 1.5 घंटा ही मिलेगा। ऐसा तो आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस का बात क्या करें, सामान्य निर्देश, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये सेट 3 है, इससे पहले सेट 1 और सेट 2 जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहला जो कि आपका अति लघु उत्तर ये प्रश्न है कि नहीं, 5 प्रश्नों के उत्तर दिया, और इसमें से आपको 5 सवालों का ही उत्तर देना है, जो कि आपके बहुत ही शॉर्ट जो कि लिखना पड़ता है। पहला सवाल देखिएगा दोस्तों, हेनरी फोर्ड कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर, हेनरी फोर्ड अमेरिका में फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे, जिन्होंने आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए असेंबली लाइन के जनक थे। तो हेनरी फोर्ड कौन थे? जो कि अमेरिका में फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे, और जिन्होंने क्या किए थे? आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए असेंबली लाइन के जनक भी थे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल इसमें देखिएगा दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो औद्योगिक देखिए, औद्योगिक क्रांति उद्योगों का प्रगति की तरफ बढ़ने का क्रांति, जिसमें हाथों के बजाय मशीनों का प्रयोग करने का रुझान हुआ है। इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी से शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, 1780 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो शायद ये आपका सेट 2 में भी ये सवाल था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर, इसी का क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो वैसे दल को क्या कहेंगे? क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसल किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। वे फसलें जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं, यानी कि जून जुलाई के अंदर महीना के अंतर्गत के जो फसल बोई जाती है, वो क्या होते हैं? और अक्टूबर के आसपास में काटते हैं, मतलब बोई जाती है कब? जून से जुलाई के अंदर में, और आप उसका जो कटाई होता है आपका अक्टूबर में। तो ये सभी के सभी फसलें क्या कहलाते हैं? खरीफ फसल कहलाते हैं। जैसे धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। नेपाल में राजतंत्र व्यवस्था है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, राजतंत्र व्यवस्था लागू है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, विदेशी निवेश एक या दो से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा औद्योगिक या अन्य सेवाओं में पूंजी लगाना क्या होता है? विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उदारीकरण से आप क्या तात्पर्य, मतलब आपका क्या तात्पर्य यहाँ पर आपका होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसका आंसर है, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले उसे उदारीकरण कहा जाता है। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कर लिया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पल्सन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, 1929 ईस्वी की महामंदी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है? महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। एक नंबर, सबसे ज़्यादा
टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ये वहाँ पर हुआ था जब महामंदी पड़ गए थे। और देखिए वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और दिनों दिन क्या हो गया, कर्ज में ही डूबते जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से ही काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि विक्टोरियाई काल में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा दिसंबर के महीने में पेंट्रो एवं वुकानाइट्रो की जरूरत होती थी बंदरगाह पर जहाज़ों की साफ सफाई के लिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा यहाँ पर, इसी का इसका उत्तर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये VVI सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। देखिए बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को क्या कहेंगे, पवन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ये आपको बार बार मिलने वाला है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व भर में पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पवन ऊर्जा जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का। ये आपका राजनीतिक दल के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है, तो क्या? पहला देखिए, कौन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर वाइज क्या हुआ है, पॉइंट वाइज। चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ख नंबर, सरकार बनाना व संचालन करना। जी हाँ दोस्तों, सरकार भी बनाते हैं और संचालन भी करते हैं। ग नंबर, कानून बनाना, और राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और विपक्ष की भूमिका निभाना, अगर हार गए तो विपक्ष का भूमिका भी निभाते हैं। जनमत का निर्माण करना, और जनमत का यानी कि लोकतंत्र के बीच जो शासन चलाता है जनमत का, सभी के जनता को सरकार की नीतियों तक पहुंचाना, यानी कि जनता को सरकार की नीतियों तक पहुंचाना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? तो देखिए सूचना का अधिकार का कानून 2005 से प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिला कि यह कानून विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट, इसी में पॉइंट देखिएगा, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की संविदा, निर्णय की प्रक्रिया, कार्य प्रगति और किसी भी अभिलेख की मांग कर सकता है। सरकारी अधिकारी के लिए मांगी गई सूचना कराना उसका कानूनी उत्तरदायित्व बन गया है। और नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 4, यहाँ 4 पॉइंट नंबर क्वेश्चन नहीं है, इसका इसी का आंसर है। इससे गोपनीय की जगह प्रशासन में पारदर्शिता आई है। और 5वां नंबर पॉइंट है, पदाधिकारी सतर्क, पारदर्शी और निष्पक्ष रहने के लिए बाध्य हो गया है दोस्तों, यहाँ पर बाध्य होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, बैंकों की आय के प्रमुख स्रोत क्या है? तो मतलब यानी कि बैंकों के पास जो आय इनकम कहाँ से होते हैं बैंकों को? तो देखिए बैंक ऋणों पर अधिक ब्याज लेते हैं, यानी कि बैंक जो हमें ऋण देते हैं उससे हमसे ब्याज लेते हैं, और जमाकर्ताओं को कम ब्याज देते हैं। कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्यापार तथा निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंचती है। उदारीकरण उद्योगों को बाजार के अनुसार विस्तृत होने की छूट देता है। नेक्स्ट, निवेश का उदारीकरण नए व्यवसायों की स्थापना उसे में सहायता प्रदान करता है। और साथ में पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, व्यापार के उदारीकरण का अर्थ अनावश्यक व्यापारिक प्रतिबंधियों को हटाने से, जिसके कारण देशों के बीच आयात निर्यात सरल हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, अब जो कि आ रहा है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी कि अब सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आज से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति करने के लिए क्या किया? तो देखिए उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। और साथ में
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और तीसरा नंबर पॉइंट आपको क्या किया था, देखिए कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमस्ता कहा जाता था। और चौथा नंबर पॉइंट, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पैसेगामी रकम दी जाती थी। चौथा नंबर पॉइंट, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमस्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। उस टाइम ऐसा सिचुएशन चल रहा था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया है? तो देखिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अन्य शासन या तानाशाही शासन व्यवस्था से ज़्यादा बेहतर बताया गया है। इसके निम्न कारण है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। मतलब लोकतंत्र के हिसाब से हर एक नागरिक जो कि समान होते हैं, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा, और इसमें फैसलों में बढ़ोतरी आती है और साथ में टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। इसमें गलत को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या वस्तु विनिमय पर प्रणाली की सबसे कठिन समस्या है। यदि दो व्यक्तियों की आवश्यकता संबंधी वस्तुएं नहीं मिल पाती है तो विनिमय होना असंभव है। मुद्रा का उपयोग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त जूते और वह अपने जूतों के बदले गेहूं था कोई अन्य वस्तु चाहता है तो वह बाजार में जूते बेचकर प्राप्त मुद्रा से कोई भी आवश्यकता संबंधी वस्तु खरीद सकता है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर आप लोग के पास और एक क्वेश्चन होगा, शायद देख लेते हैं। तो क्या आगे चला गया, हाँ यहाँ पर देखिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लिए मुद्रा वाला। और आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखे और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो देखिए गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना उत्पादन राज्य है। और देखिए गन्ना उत्पादक भौगोलिक परिस्थितियाँ, तो देखिए गन्ना वार्षिक फसल है जो उष्ण तथा उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में बोई जाती है। और 7 नंबर दोस्त यहाँ पर देखिए, इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 से 100 डिग्री से 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक आवश्यक है। मतलब वर्षा यहाँ पर वार्षिक कर दिया गया है, वर्षा होगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर वर्षा आवश्यक है। और देखिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करनी पड़ती है और गन्ना की खेती के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। और साथ में यह खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ पर 2 बार प्रकार किया गया है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में, तो एक प्रकार यहाँ पर प्रकार की काट देना है दोस्तों में की जा सकती है। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों इस पीडीएफ का आपको, ये जो पीडीएफ देख रहे हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी पर मिल जाएगा, तो आपको वहां पर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। और साथ में दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो एक बार फिर से बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे इन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।